लगातार 6 दिनों की गिरावट के बाद आज फिर से दुनिया भर के बाजारों से हैं हल्की कमजोरी के संकेत और थोड़ा नीचे खुलने के लिए तैयार होते हुए भारतीय बाजार नए हफ्ते की शुरुआत कैसी रहेगी, पूरे हफ्ते किस तरह का रहेगा प्रदर्शन, कहां लेंगे सपोर्ट और कैसे होगी रिकवरी और कितनी टिकाऊ, ढेर सारे सवाल इस हफ्ते के लिए तैयार है जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। कई सारी चीज़ों पर अनिल से करनी है बातचीत। नया हफ्ता है, मंथ एंड है, नया महीना शुरू हो रहा है, बहुत सारा डेटा भी आने वाला है। बट सर, बहुत बहुत बधाई एक तो आपको। बिल्कुल दीप, और जी बिजनेस को। बिल्कुल, अवार्ड सीजन इज बैक। बिल्कुल, अवार्ड सीजन इज बैक। और आपको, हमारी पूरी टीम को, जो पर्दे के पीछे दम लगाकर काम करते हैं, हम दिख जाते हैं, वो दिखते नहीं हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई। सबका योगदान है और सबसे ज़्यादा बधाई हमारे सारे दर्शकों को। और इस अवार्ड की इसलिए भी बड़ी खासियत है कि उन्होंने जो बिग FM, जाना माना FM रेडियो चैनल है पूरे हिंदुस्तान में, इसे सुना जाता है, इन्होंने अवार्ड अपने दिए बिग इम्पैक्ट अवार्ड। बिग इम्पैक्ट, बिग तो बिग FM से है ही, और इम्पैक्ट वो जो बड़ा असर डाले। तो इस अवार्ड के पीछे जब मैंने पूछा कि आपने कैसे हमें चुना, तो उनका ये कहना था कि जिस तरह से कोविड के बाद जो नई जनरेशन बाज़ार में आ रही है, डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स खुल रहे हैं, और साथ ही पुराने लोग वापस से निवेश के तौर तरीकों की तरफ जागरूक हो रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, और जो इन्वेस्टमेंट्स को लेकर और फाइनेंशियल सेविंग्स को लेकर अवेयरनेस बढ़ रही है, उसमें जी बिजनेस ने बड़ा काम किया है। इस वजह से उन्होंने ये सम्मान दिया है। तो बिग FM को भी धन्यवाद, और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे सारे दर्शकों को, जिनके प्यार और विश्वास की बदौलत हम कुछ ठीक ठाक सा काम कर पा रहे हैं। ठीक ठाक नहीं सर, बहुत बढ़िया। और इम्पैक्ट की बात करें तो ऑफकोर्स डेली प्रोग्रामिंग हमारी रहती है, बट डीमैट, डाका, मार्केट माफिया, हफ्ता वसूली और जो बाकी कंज्यूमर्स के हित में, रिटेलर्स के हित में आप कदम उठाते हैं। बिल्कुल, कोशिश हमारी रहती कि न सिर्फ निवेश से जुड़े हुए बल्कि कंज्यूमर से जुड़े हुए और आम आदमी के लोगों से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, जहाँ पर हम कुछ कर पाएँ, इस मंच का सही इस्तेमाल, वो हम कोशिश करते हैं। और वो देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और सम्मानित किया जा रहा है, इस बात की बड़ी खुशी। तो एक बार फिर से सब लोगों को बहुत बहुत बधाई इसकी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगता है जब हार्ड वर्क रिकॉग्नाइज किया जाए सर। आइए फिर। और वैसे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो आपने कहा ना हार्ड वर्क का रिकॉग्निशन होना अच्छा लगता है। दीप, कई बार क्या होता है कि वैसे एक्सपेक्टेड अवार्ड्स होते हैं बहुत सारे, कि आपको पता है कि हाँ ये अवार्ड्स होंगे तो आपको ज़्यादातर ये मिल जाएंगे क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड, मतलब हम ये नहीं सोच सकते कि बिग FM भी अवार्ड, रेडियो भी टीवी को अवार्ड देगा, क्योंकि मतलब इसका मतलब ये है कि अब रेडियो सुनने वाले जो श्रोता हैं, वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, सेविंग्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बड़े जागरूक हैं। कई सारे FM रेडियोज़ हैं जो अपने चैनल्स पे इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं। तो अब धीमे धीमे ये पूरा एक दर्शकों और श्रोताओं का वर्ग है जो ये जानना समझना चाहता है कि निवेश कैसे किया जाए। एब्सोल्युटली, और वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। तो चलिए, बढ़िया, अच्छी खबर से आप हफ्ते की शुरुआत करें तो पूरा हफ्ता भी हम आशा करते हैं अच्छा ही हो। बताएं सर, फिर आज का दिन कैसा होने वाला है, ये हफ्ता कैसा रहेगा? ट्रिगर्स अमेरिका से आते दिख रहे हैं, महंगाई बढ़ने के खतरे फिर से नजर आ रहे हैं, और इसी के चलते डाउ 350 अंक लुढ़का है। डॉलर इंडेक्स मजबूत होकर 105 के ऊपर 7 हफ्तों की ऊंचाइयों पर है। 2 साल की बॉन्ड यील्ड 16 साल की ऊंचाइयों पर 4.8% के आसपास, चिंता की बात। और साथ ही साथ एक और खबर बड़ी आती दिख रही, सही है गलत है पता नहीं, इसका पूरा विश्लेषण होगा, लेकिन खबर है सब जगह सुर्खियों में, चर्चाओं में है कि पेटीएम में सुनील मित्तल साहब बड़ी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं हम इसके बारे में पूरी जानकारी की देने की, लेकिन तब तक आपको विश्लेषण पूरा मिलेगा अब से थोड़ी देर में, क्या कुछ हो सकता है, कितना फ़ायदेमंद या किस तरह का इम्प्लीकेशन होगा। जी तो ये है आपके लिए कुछ बड़े ट्रिगर्स आज के लिए। एक बड़ा ट्रिगर ऑफ कोर्स जो पूरे हफ्ते हम बात कर ही रहे थे, एक तो जो बाजार में एक डर बैठा हुआ है, फ्राइडे को फिर से रिफ्लेक्ट हुआ, एक तो अमेरिकी बाजार में रिफ्लेक्ट हुआ। इस साल का सबसे खराब हफ्ता था, डाउ पर लगातार चौथी वीकली गिरावट थी, एंड ऑफ कोर्स थ्रू द डे तो फिसले ही थे। ये चल क्या रहा है सर? सडनली ये मूड माहौल इतना कैसे बिगड़ रहा है? दीपा, थोड़ा सा जो कंफर्ट ले रहे थे बाजार में, अमेरिकी बाजार में, जो वहाँ के निवेशक के ब्याज दरों का डर अब पीछे छूट रहा है, यानी कि अब उतनी ही बढ़ेगी जितना हमें पता है। उस कंफर्ट से डर आता दिख रहा है कि जितना हम सोचे थे उससे ज़्यादा बढ़ सकती है। ये परिवर्तन हुआ है पिछले 3-4 दिनों में, या यूँ कहें कि पिछले एक हफ्ते में। अच्छे इकोनॉमिक डेटा के दम पर अब ये डर बढ़ रहा है कि
इतना सब कुछ करने के बावजूद डेटा कमज़ोर नहीं होते दिख रहे हैं, डेटा कमज़ोर होते नहीं दिख रहे हैं, तो फिर महंगाई काबू में आएगी कैसे? तो शुक्रवार को भी जो डेटा आए थे पीसीई के, वो डेटा थोड़े मजबूत थे। तो उस हिसाब से फिर से ये डर लग रहा है। अब तो ये डर इस लेवल तक पहुंच चुका है कि आप देखिए अमेरिका में अभी ये लोग मानने लगे कि अगली बार फिर से ब्याज दरें 1/4 नहीं, आधा प्रतिशत बढ़ेगी। बिल्कुल, सोचिए, तो अब फिर से आधा प्रतिशत का डर आने लगा है। सो अगर आप ये सोचते हैं कि फेड डेटा के हिसाब से अपना रुख तय करेगा, तो फिर डेटा अभी भी फेड को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे, और 2% की मंजिल से बहुत दूर है अभी भी अमेरिका, जहां तक उन्हें महंगाई लानी है। अगर 2% तक की महंगाई के टारगेट तक आपको पहुंचना है और आपके डेटा आ रहे हैं मजबूत, तो फिर आप कैसे नहीं ब्याज दरें बढ़ाएंगे, पहली बात, और कैसे नहीं ज्यादा जोर से बढ़ाएंगे, ये दूसरी बात है। और उसका डर आप साफ साफ देखिए दीप, 2 साल की बॉन्ड यील्ड जो आपके सामने आ रही है 4.81, गौर फरमाइएगा 10 साल की बॉन्ड यील्ड अभी भी 4% के नीचे, 3.95%। यानी कि अगर आप 10 साल के लिए बॉन्ड खरीद रहे हैं तो आपको ब्याज 4% से नीचे मिलता है। लेकिन 2 साल के लिए खरीद रहे हैं तो 4.8%। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में ब्याज दरें ज़्यादा ऊपर नजर आ रही है, लॉन्ग टर्म में कम दिख रही है। यानी कि 10 साल में ब्याज दरें नीचे आ जाएंगी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 10% का, 8% का, 6% का महंगाई का आंकड़ा अमेरिका में लाइफ लॉन्ग रहने वाला नहीं है। अल्टीमेटली इसको 2% आना है और उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन वो 2% आने की प्रोसेस में शॉर्ट टर्म में जो ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेगी, वो अमेरिका का बॉन्ड मार्केट दिखा रहा है। तो अमेरिका का बॉन्ड मार्केट साफ ये कह रहा है, और 2 साल की ब्याज दरें अगर 16 साल की ऊंचाइयों पर पहुंच रही तो इसका मतलब साफ है कि शॉर्ट टर्म में ब्याज दरें और बढ़ सकती है, और वो डर अमेरिका को बढ़ने नहीं दे रहा है। तो अब पता नहीं किस बात की का गम मनाए और किस बात की खुशी। अच्छे इकोनॉमिक डेटा आते हैं तो गम हो जाता है, खराब इकोनॉमिक डेटा अगर कभी आए तो हम उस पर बढ़ेंगे ही नहीं बढ़ेंगे, ये कॉन्फिडेंस भी नहीं है। दोनों तरफ से मतलब वो कहना चाहिए कि डर वाला माहौल है। ये तो चलिए खबरों के हिसाब से जो कुछ भी बनाए माहौल, दीप खबरों से हट के देखिए तो एक्चुअली ये ना, जो प्रॉब्लम हमारी है वही कुछ हद तक अमेरिका की भी है। इस वक्त तेजी करने के लिए आपको बहुत ट्रिगर्स नहीं मिल रहे हैं। मतलब आप आज कोई शेयर इसलिए खरीदना चाहते हैं कि आपको ये लगता है कि कल ये महंगा मिलेगा, राइट? अगर आपको ये भरोसा हो कि आज TCS 3400 रुपए और कल 3399 में मिलेगा, 1 रुपए नीचे भी, तो आप आज नहीं खरीदेंगे, मैं कल खरीदूंगा, है ना? बिल्कुल। तो वो कंफर्ट कि नहीं ये कल सस्ता नहीं महंगा मिलेगा, वो कंफर्ट नहीं आ रहा अमेरिका वालों को। और वो जो नहीं आ रहा है, इसी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाइंग डिसीजन लोग होल्ड करके रख रहे हैं कि जल्दी से लेना नहीं है, ठीक है। और कोई खास इमीडिएट ट्रिगर नहीं दिख रहा कि जिसकी वजह से कल का कल बढ़ना शुरू हो जाए, या मतलब कल हफ्ते 2 हफ्ते महीने। सो आई थिंक थोड़ा सा लैक ऑफ बाइंग इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी सेलिंग है जी, बिकवाली का दबाव कम है, खरीदारी का अभाव है। दोनों में फर्क है, राइट? एक बार मैंने बताया था आपको जी, आप अच्छे हैं और आप बुरे नहीं हैं, फर्क है दोनों में फर्क है। तो ये वाला हाल ये है कि बिकवाली का दबाव नहीं है, खरीदारी का अभाव है। तो थोड़ा सा ठीक है, टफ टाइम है, इट शेल टू पास, निकलेगा भी। बट हमारे बाजार पर भी फोकस करें, 3% अमेरिका गिरा है, हम भी 2-2.5% से ज़्यादा इनफैक्ट पिछले हफ्ते हम गिरे हैं। हमारा भी ट्रेंड अब नेगेटिव हो जाएगा? 100% हो गया। हमने थोड़ा सा इंतजार किया था जी, क्योंकि 1-2 दिन हम ये कंफर्मेशन चाहते थे, क्योंकि आजकल थोड़ा सा 1-2 बार ऐसा हो गया कि आपको कंफर्मेशन प्रॉपर नहीं मिल रही थी। सो 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ दीप, ट्रेंड डेफिनेटली नेगेटिव हो गया, क्योंकि आप लगातार 3 दिन 17,600 के नीचे बंद हो रहे हैं, और 17,600 को हमने पूरे फरवरी जनवरी के महीने में होल्ड करने की कोशिश की थी। जनवरी के सेकंड हाफ में भी जब बाजार खराब हुआ कि नहीं, हमें 17,600 के नीचे नहीं जाना है, बिल्कुल राइट। तो 17,600 को होल्ड करना अपने आप में एक अच्छा संकेत था। बजट के दिन आप 17,350 पे गए, फिर भी बंद 17,600 पर हुए। तो 17,600 के नीचे लगातार 3 दिन बंद होने के बाद ट्रेंड आपका नेगेटिव हो चुका है। बैंक निफ्टी में 40,350 के नीचे बंद होने के बाद ट्रेंड नेगेटिव हो ही चुका था, उसकी तो हम बात कर ही चुके थे। हम सिर्फ इंतजार करते थे कि निफ्टी का भी वो नजर आए, और बैंक निफ्टी भी आप देखिए दीप लगातार 3 दिन 40,000 या इसके नीचे बंद होता हुआ दिखा, तो ये भी कमजोर तो हो गया। तो इसमें कोई डाउट नहीं, ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। ट्रेंड में बदलाव
वापस नेगेटिव से न्यूट्रल की तरफ तब आएगा जब 17,850 17,900 के ऊपर आप बंद होने की कोशिश करें। एग्जैक्ट फिगर जब हम उसके आसपास पहुंचेंगे तो निकाल लेंगे। अभी तो 400 पॉइंट दूर है, 400 पॉइंट भी हमें माउंट एवरेस्ट जैसा दिखता है। ओह, इतना चढ़ना पड़ेगा, है ना। वो वैसे हाल है। वो आप जाते हैं ना वाटर पार्क में, वो बड़ा सा होता है बोट टाइप जिसके अंदर आप बलून टाइप जिसमें बैठ के अपन स्लाइड करते हैं। हाँ। ऊपर वो उठा के लेके जाना पड़ता है, एग्जैक्टली, है ना। और आने में तो 10 सेकंड लगते हैं, नीचे 20 सेकंड, ऊपर जाने में 5 मिनट लगते हैं। वैसे हाल हमारे मार्केट का। स्लाइड करने के लिए तो जल्दी से आगे 500-700 पॉइंट गिनने में वक्त नहीं लगा है। अब 400 पॉइंट ऊपर चढ़ना हो तो ऐसा तो हो इतनी तेजी कहाँ से आएगी, कहाँ से बनेगी। सो वैसा माहौल है। सो आई थिंक 17,850 के ऊपर बंद होना शुरू करेंगे तब हम रिव्यू करेंगे। और बैंक निफ्टी का अभी टाइम है, मेरे ख्याल से वो 41,600 के आसपास का आता है, थोड़ा दूर आता है, लंबा डिस्टेंस है। हाँ थोड़ा दूर लंबा 41,625 आता है बेसिकली। इसके ऊपर बैंक निफ्टी का एक इंटरेस्टिंग चीज़ और कहना चाहता हूँ दीप कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने ये पूरे महीने क्या किया वो समझने की बात है। पूरे महीने वही किया जो 1 फरवरी को किया था। 1 फरवरी को 42,015 बैंक निफ्टी का हाई था और 39,761 का लो था। और उसके एक आध दिन पहले 39,425 420 का लो बनाया। सो बेसिकली पूरा महीना बैंक निफ्टी ने ब्रॉडली 39,500 42,000 इस रेंज में पूरा महीना निकाल दिया। बजट के दिन हाईएस्ट लेवल था, एक बार वापस आप 41,980 पर पहुंचे, 2 बार आपने वो हाईएस्ट लेवल टच किया। बजट के ठीक पहले 39,500 के आसपास थे, 2 दिन पहले आप 39,600 पर पहुंचे। तो पूरे महीने में 2 बार अपर रेंज और 2 बार लोअर रेंज को टच किया, एक शुरुआत में एक अंत में, है ना। सो पूरा फरवरी ये निकला। अब आइए निफ्टी में नीचे 17,350 था और ऊपर 18,200 था। 18,100 के सामने आप 18,200 के सामने 18,135 का आपने हाई बनाया, ठीक है। और 17,350 के सामने आप 17,421 का लोकल बना चुके हैं, आई मीन शुक्रवार को। सो पूरा महीना बैंक निफ्टी ने बजट के दिन की ट्रेडिंग रेंज को ट्रेड किया है। जो बजट के दिन मतलब 100 कहते हैं ना 52 हफ्तों का ऊपर और नीचे का स्तर, तो वो 30 दिनों का, 30 दिन नहीं, इस बार तो 28 ही दिन है। तो 28 दिनों की पूरी मंथली रेंज बजट के दिन बनी है और वही अभी तक होल्ड हो रही है। इसलिए अब आपके लिए आज जो सबसे इंपॉर्टेंट, आज और इस हफ्ते जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 लेवल है वो नोट करिए। 17,350 39,400। हम आपको ट्रेंड नेगेटिव करने के पहले एक ही बात कर रहे थे कि बजट के दिन के इंट्राडे लो भी टूट जाए और आपकी क्लोजिंग भी उसके नीचे हो जाए तब तो ट्रेंड रिवर्सल के संकेत पुख्ता है। इंट्राडे लो अब भी नहीं टूटा 17,350 का, लेकिन 3 दिन तक 17,600 के नीचे बंद होने के बाद अब ट्रेंड नेगेटिव करने में कोई हर्ज नहीं। सिमिलरली बैंक निफ्टी का 39,419 का लो था जो टूटा नहीं, लेकिन फिर भी 40,350 के दिन के नीचे 3 बार आप बंद हो गए तो आपका ट्रेंड नेगेटिव इसलिए हो गया। अब आखिरी उम्मीद जो आप लगाकर चल सकते हैं वो 17,350 के आसपास के लेवल को होल्ड करें। 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है और बैंक निफ्टी पर 39,400-500 के आसपास के लेवल को होल्ड करें। थोड़ा 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने के लिए हो सकता है थोड़ा सा उसके नीचे जाए आप। सो आई थिंक अब आखिरी सपोर्ट 17,350 39,400 है। ये 2 लेवल याद रख लीजिए, 17,350 39,400। सिंपल 17,350 39,400 इंट्राडे के लिए। ठीक है सर। 50 पॉइंट का क्वेश्चन निफ्टी में रख लीजिए, 200-300 पॉइंट का, 50 से 100 पॉइंट का क्वेश्चन निफ्टी में रख लीजिए, 200-300 पॉइंट का क्वेश्चन बैंक निफ्टी में रख सकते हैं चाहे तो, जरूरत नहीं है, बट चाहे तो थोड़ा सा। कभी कभार ये होता है कि कई बार होता है ना कि जिस लेवल को ज़्यादा आप याद कर लो, रट्टा मार लो, सबको पता हो कि यही लेवल इंपॉर्टेंट है, तो उस लेवल का स्टॉप लॉस ट्रिगर ज़रूर होता है और बाद में ऐसा लगता है अरे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर करने आना था इसको वापस। और तकलीफ स्टॉप लॉस ट्रिगर होने में कम होती है, ज़्यादा तब होती है जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद वापस आपके टारगेट वाले भाव आ जाए, तो वो मतलब जले पे नमक छिड़कना जैसा हो गया कि एक तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, ऊपर से टारगेट भी आ गया। स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर और नीचे चला जाए तब तो थोड़ी राहत वाली, चलो ठीक है मैंने समझदारी वाला काम किया, नहीं तो अपने आप पे डाउट होने लगता है मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था, एक तो स्टॉप लॉस ट्रिगर कराया ऊपर से टारगेट आ गए, तो वो फीलिंग बहुत लोगों में आती है। तो उस फीलिंग से बचने का एक ही उपाय है कि थोड़ा सा उस वक्त अपना एग्जैक्ट लेवल के बजाय माइंड अप्लाई करना है। माइंड अप्लाई करने में कई बार क्या होता है दीप के, माइंड अप्लाई करते हैं थोड़ा और वेट करूँ, थोड़ा और वेट करूँ, थोड़ा और वेट करूँ, मैं पता चला वो और नीचे, बहुत नीचे चला गया। तो माइंड अप्लाई करने का मतलब ये है कि एक्शन नहीं लेना है। कहीं लगे कि नहीं कोई रिकवरी ढंग ढंग की नहीं आ रही, ये सब हो रहा है, तो डिसिप्लिन के तौर पर आपको एक्शन लेना। अब आप कहेंगे दोनों तरफ की बात करें, बड़ा ये तो बड़ा मुश्किल काम है, बिल्कुल है। पैसा कमाना कहाँ आसान है, करेक्ट,
अगर इतना आसान काम हो तो सब लोग बाकी सब काम छोड़ के ट्रेडिंग करे पूरी दुनिया। Exactly. करेक्ट। सो मुश्किल तो है ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बिल्कुल। शायद सबसे मुश्किल काम। एक सवाल ये जो आपने बात करी इसी से निकल कर आया, ट्रेंड नेगेटिव हो गया, ग्लोबल नेगेटिव है, हमारे बाजार में देख रहे हैं एफआईएस की सेलिंग है, कुछ तो अच्छा होगा सर इस बार में? हर चीज हर समय तो नेगेटिव नहीं हो सकती, कुछ तो अच्छा है। बहुत है। क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि सब नेगेटिव है। हाँ, वो आप कहते भी हैं। किसी का इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में। आप, मैंने वीकेंड पे भी कुछ लोगों से ऐसे ही गपशप लगाने बात कर रहा हूँ, क्या लग रहा है कि क्या कुछ नहीं, मार्केट बेकार, छोड़ो, मतलब ये वाली फीलिंग है। हाँ। और जब आपको नहीं समझ में आता तो मालूम जवाब क्या देते क्या? फिर, ये मार्च जाने तो फिर देखेंगे। हाँ, मतलब जैसे मार्च में मतलब कोई बड़ा ही मतलब काम कर लेना ऐसा लंबा चौड़ा। मार्च जैसे पहली बार ही आ रहा है कैलेंडर ईयर में, हर साल मार्च इसी वक्त आता है। बिल्कुल। है ना। ठीक है, मार्च के 5-15 दिन लास्ट के आखिर के थोड़े बहुत हो सकते हैं लोग फाइनेंशियल एडजस्टमेंट, आजकल तो वो भी नहीं होते। अब तो वो भी एक जमाना कम हो था गया जब वो है। एंट्रीज और ये एडजस्टमेंट बड़े फाइनेंशियल वो होते थे। अब तो इतना सब कुछ हो गया कि अब तो वो सब चीजें भी बंद हो गई। सो ऐसा मार्च में क्या है। एग्जैक्टली। करेक्ट। सो मेरा पॉइंट ये है, लेक ऑफ इंटरेस्ट, नॉट बाइंग इंटरेस्ट, लेक ऑफ इंटरेस्ट इन मार्केट। यस, और एब्सोल्युटली। क्यों है, क्योंकि खराब है। तो जब किसी को कुछ नहीं करना है तब एक, दूसरा ट्विटर ट्रोलिंग इंडेक्स, यस, ऑल टाइम हाई ये भी मतलब आने वाला है। हाँ, भर भर के ट्रोलिंग। आ रहा है। कई बार मतलब मैं उनको भी अपने तो पॉजिटिव लेते हैं हर चीज को, वो तो हमारा सबसे अच्छा संकेत उनसे है। भी समझ में आता है कि लोग कितने दुखी हैं। Absolutely. और दुखी कब होगा आदमी, दुखी तभी होगा कि जब नहीं बन रहा है, हाँ, portfolio hit हो वो रहा होता ही है। मतलब अप्रैल मई वाला वक्त था 2021 का, जब मिड कैप शेयर 2 महीने जो चले, जबरदस्त। उस समय लोग तेंदुलकर से लेके अमिताभ बच्चन से लेके राहुल द्रविड़ से लेके भगवान तक सब चीजें बोलते थे। यस। और आज भी लोग सब एडवाइस खराब है, सब कुछ बेकार है, आप लोग ऑपरेटर से मिले हो, आप लोग ये करते हो, आप ऊपर करते हो, नीचे करते हो, ये सब बोलते हैं। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। Yes, ये इंडियन क्रिकेट टीम की तरह है। बिल्कुल। आपको ताली भी मिलती है, गाली भी मिलती है। एक मैच बहुत खराब हार जाओ तो टीम एकदम थर्ड क्लास है, और जीतो तो आप सुपर हीरो हैं, वैसा है। सो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा जब हम इस तरह के बिजनेस में हैं, जहाँ हम रोज पब्लिक के साथ डील करते हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ, हम भी बहुत सारी चीज़ें हर रोज सीखते हैं, बिल्कुल, ऊपर नीचे होता है, और 100% मार्केट का मूवमेंट प्रेडिक्ट करना। अब अगर काफ़ी लोग मुझे, जब मैं आजकल जाता हूँ, कल भी मैं किसी डिनर में था, लोग बोलते हैं सर वो आजकल आप वापस बोलते ही नहीं लेना है, नहीं लेना है। और मैंने कहा वैसा माहौल तो होना चाहिए, कैसे बोलो 18,800 का 17,800 हो गया, 1000 पॉइंट की या 18,200 से 17,400 हो गया, 10% भी नहीं है, 800 1000 पॉइंट में कैसे ये आ जाएगा। 2-3 हजार पॉइंट तक जब तक करेक्शन हो तब तक तो वो सिचुएशन ही नहीं बनती। Exactly. ये तो एक्सेप्शनल सिचुएशन है, जो वंस इन अ लाइफ टाइम तो नहीं कहूँगा, वंस इन अ डिकेड आती है। करेक्ट। कि जब आपको क्लियर कट विजिबिलिटी है कि 35-40% गिर सकता है मार्केट, 5-10% के मूवमेंट में 2-3% तो आप मूड बनाते हो तब तक निकल जाता है। एग्जैक्टली। है ना। कि मैं वो फील लाऊं कि सब कुछ बेच देना है या कुछ नहीं लेना है, Correct. तब तक 3-4% तो तब तक गिर जाएगा। करेक्ट। वापस जब रिवर्स करेगा तो थोड़ी हम इतने महान है कि भाई वही बॉटम पकड़ेंगे। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मैं बताऊं, मार्च 2020 में भी हमने एग्जैक्ट बॉटम नहीं पकड़ा। 8,500 से 7,500 तक के 7,600 तक पैसा 4 इंस्टॉलमेंट में लगाया, तब जाके आपका सही जगह लगा। सो अगर नीचे के 3-4% चले गए वापस रिकवरी में, ऊपर से 3-4% आप टाइम नहीं, तो 10% का मूव तो आपका ऐसे हाथ से 7-8% तो ऐसे निकल जाते हैं। अब 2% के लिए इतनी मेहनत। करेक्ट। इससे बढ़िया फिर आप अपने पोर्टफोलियो को देख लें, समझ लें कि भाई स्टॉक कचरा है, अच्छा है, कचरा है तो देना है, अच्छा है तो रखना है। Correct. ये चीज़ें चलेगी। तो इसलिए थोड़ा सा कभी कभी ये अब माइंडसेट बनानी पड़ेगी कि मार्केट में रोज पैसा नहीं बन सकता, हर हफ्ते नहीं बन सकता, हर महीने नहीं बन सकता, कम भी होगा, ज़्यादा भी होगा, लेकिन थोड़ा सा शांति से आराम से बैठेंगे ना तो पैसा बन जाएगा। और स्पेशली एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब सब लोगों को नेगेटिविटी आ जाए, किसी का इंटरेस्ट खत्म हो जाए, मुझे पैसा लगाना ही नहीं है, वापस देखना ही नहीं है, और जब ये लोग सोचने लगे कि अब मैं ट्रेडिंग छोड़कर या इन्वेस्टमेंट छोड़कर वाकई में दूसरा काम कुछ और सोचूं, देखूं, ये एक अच्छा इंडिकेशन है, करना चाहिए। अनलेस अनटिल कि मतलब आप फुल टाइम स्किल ट्रेडर हैं। सो आई थिंक हम लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ लेक ऑफ इंटरेस्ट सबसे बड़ा पॉजिटिव है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बाजार हल्के हैं, नो डाउट। एफआईज के पास कैश में बहुत सारा स्टॉक है, चाहे जितना बेच सकते हैं, लेकिन इंडेक्स लेवल पर अगर आप शॉर्ट टर्म मूवमेंट देखते हो तो आप खुद देखिए
इंडेक्स लेवल पे एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 18% है। ये मार्च 2020 में 13, 15, 14% हुआ करती थी। Correct. अब मार्च 2020 जैसा माहौल है आपके सामने नहीं है। तीसरी चीज, डर क्या है? डर अमेरिका में थोड़ी ब्याज दरें और ज्यादा बढ़ेगी, थोड़ा टाइम बढ़ सकती है। हमारे यहाँ अगर अमेरिका में बढ़ी तो थोड़ी बहुत, लेकिन जितनी बढ़ चुकी है उसके सामने कितनी और बढ़ने वाली। करेक्ट। फर्क इतना ही है कि आधा % या 1/4% उम्मीद से ज्यादा बढ़ सकती है। घटने का टाइम थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन वो विजिबिलिटी तो है ना आपको। तो अगर आपको मतलब आपको अगर कोई स्टॉक दे कि भाई ये लो 3 महीने में बढ़ेगा, 3 महीने के बजाय बोल दे नहीं 3 महीने नहीं भाई 6 महीने में बढ़ेगा, तो हमारा यार ये क्या है, मैं तो 3 महीने भाई टाइम तो आप मार्केट में कभी भी एग्जैक्टली नहीं कर सकते। ब्याज दरों के मामले में भी ऐसे ही है, जो इतना डर है, प्रोसेस डिले हो रही है जी, प्रोसेस बंद नहीं हो रही, ब्याज दरें बढ़ने की प्रोसेस खत्म होगी, बाद में घटेंगी भी। 3 महीने 6 महीने थोड़ा डिले हो गया, तो वो तो होता है ना। कई बार ऐसा है कि प्रोसेस आप हमेशा समझो, आपको यहाँ से सूरत ड्राइव करके जाना है, सोचा था नॉन स्टॉप जाऊंगा, बीच में 2 ब्रेक ले लिए, एक बार डीजल भरवाना पड़ गया, एक बार चाय पीनी है, पहुंचे तो ना, पहुंचे तो इंपॉर्टेंट पहुंचना है, आधा घंटा ऊपर हो गया, अब उसमें स्पीड बढ़ा के भागोगे, एक्सीडेंट कर क्या फायदा। करेक्ट। सो थोड़ा सा है ना, रोज रोज के शोर शराबे हल्ले गुल्ले से हटकर शांति से बैठिए, आराम से रहिए, अच्छे शेयर हैं, चिंता मत करिए, ये टाइम भी निकल जाएगा। और आपने आई थिंक फ्राइडे को ही बोला था कि इंस्टॉलमेंट डालने का वक्त आ गया। एक इंस्टॉलमेंट तो जानी चाहिए थी फ्राइडे, 17,000 के आसपास अगर आता है तो वहां पे दूसरी इंस्टॉलमेंट जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो हर बार, और वो फोकस रहता ही है। सबसे अच्छी बात, सब कुछ नेगेटिव है तो वो एक उसमें भी कुछ लोगों ने मुझे ट्वीट किया था, बोले वैसे हर बार आपका ये वाला फॉर्मूला काम आता है जब भी आप इंस्टॉलमेंट की बात करते हो, चले, लेकिन इस बार थोड़ी सी चीजें अलग है। मैंने पूछा क्या, ट्विटर पे इस बार पैसे नहीं है कि पहले पूरे इन्वेस्टेड है, एंड राइटली ऑलरेडी वो हम समझते हैं, क्योंकि अगर पिछली बार आपने इंस्टॉलमेंट में डाला 15,200 जब हमने लो बनाया था, ठीक है, समझते हैं कि उतना पैसा नहीं बन पाया, नहीं निकल पाया, कोई बात नहीं है पैसा, जो है उसको सिस्टमेटिकली ढंग से होल्ड करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आएगा तो और डालना है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है उसको रिव्यू कर लो कि शेयर अच्छे होने चाहिए। म्यूचुअल फंड में आपका ढंग का इन्वेस्टमेंट है, कोई चिंता की बात नहीं, होता है, ये बात सही है। पैसे नहीं होने की प्रॉब्लम ज़्यादा ट्रेडर्स को होती है, इन्वेस्टर्स को तो, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हैं, अब सपोज मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरी सैलरी तो आ ही रही है ना, और मेरी SIP जानी जाएगी क्योंकि सैलरी तो आ रही है, अनलेस की जॉब नहीं हो तो अलग बात है। सो आई थिंक वो ट्रेडर के लिए मुश्किल है कि पैसा नहीं है, इन्वेस्टर के पास तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत कहीं से आएगा, तब आप डालिएगा। समझ गए, ठीक है सर, आज का एक्शन करते हैं शुरू। संकेत, ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर है, FIs के संकेत भी नेगेटिव है, घरेलू फंड्स के संकेत है पॉजिटिव, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटिमेंट और ट्रेंड दोनों नेगेटिव है। कोशिश तो मैंने ठीक करने की काफी की है, सेंटिमेंट, ट्रेंड तो मैं नहीं बदल सकता, ट्रेंड तो इंडेक्स ही बदलेगा। करेक्ट। 17,350, 17,425 आज के लिए पहली सपोर्ट जोन है, उम्मीद करें कि ये न तोड़ें, इसे होल्ड कर ले तो हमारा अचीवमेंट माना जाएगा, लेकिन अगर टूट गया तो 17,250, 17,300 अगला मजबूत सपोर्ट जोन आपके लिए निकल कर आएगा। ऊपर 17,500, 550 पहली हल्की फुल्की रुकावट की जगह पार करके निकले तो 17,600, 650 सप्लाई जोन बनेगा, जिसे पार करेंगे तो ही मजबूती का बढ़िया वाला संकेत आता दिखेगा। बैंक निफ्टी क्लियर कट है 39,425, 39,600 आखिरी उम्मीद तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट के तौर पर ये होल्ड करने की कोशिश करेंगे। इसके ठीक नीचे 39,100 से 39,300 अगला बेहतर सपोर्ट नजर आता है अगर पहुंचे तो। ऊपर में 40,125, 40,350 थोड़ी सी बड़ी रेंज है ये, लेकिन इसलिए कि पिछले 2 दिनों के हाइज यही हैं इंट्राडे के, ये रेंज है पहली रुकावट की जगह, इसको पार करके निकले तो 40,500 से 40,675 वो रेंज है जहाँ पर आने पर आपको शॉर्ट भी बनानी चाहिए बैंक निफ्टी में और लॉन्ग पोजीशन भी कम करनी चाहिए डे ट्रेडर्स के लिहाज से। गॉट इट सर। अब आइए FIs की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन हल्की है, 19 से 18% घटी है सीरीज के पहले दिन। पुट कॉल रेशियो 0.93 से घटकर 0.79, मार्केट हल्के ही है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.62 है, वो भी ठीक है। विक्स 6% घटा है, तो डेटा ऐसे कोई खास खराब है नहीं जो सीरीज के पहले दिन बने हैं जी। स्टॉप लॉस मौजूद कुछ एक ही है, इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे 17,350 ये रखना चाहिए। प्रैक्टिकली थोड़ा आपको 5 बेसिस पॉइंट नीचे रखना है तो कर सकते हैं 17,325 के लिए, जो भी आपको ठीक लगे। 17,350 ब्रॉडली स्टॉप लॉस है और बैंक निफ्टी का 39,400 ब्रॉडली स्टॉप लॉस है आपके लिए इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही बेसिस पे।
शॉर्ट साइड पर अगर आप हैं तो इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही एक ही स्टॉप लॉस है और वो है 17,650 का। अगर किसी को दूर लगता है 17,650 तो आप अपनी सुविधा से थोड़ा नीचे ला सकते हैं। क्लोजिंग तो 17,650 ही रखें, इंट्राडे में आप चाहें तो 17,500 कर लें, आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, ठीक है। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस तो वेल डिफाइंड है 40,350 का। ठीक है, क्लोजिंग 40,700 का बनता है, आप चाहें तो 40,350 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और फिर भी जिसको बहुत छोटा रखना है दीप, 40,125 150 का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। तो 3 ऑप्शन है आपके पास, 40,125, 40,350 और 40,700। आपकी शॉर्ट किस लेवल की और आपको कितनी रिस्क रखनी है, उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है सर, गॉट इट। नई पोजीशन पर निफ्टी बेचिए 17,650 के स्टॉप लॉस के साथ में। टारगेट जो बनेगा 17,425 और 17,402 छोटे टारगेट हैं। 17,350 का मीडियम टारगेट है। 17,300, 275 और 17,250 तक के टारगेट के लिए निफ्टी में बिकवाली कर सकते हैं। जो लोग खरीदना चाहते हैं एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर 17,350, 17,425 की रेंज में एक चांस ले सकते हैं खरीदने का, लेकिन एक ही कंडीशन पर स्टॉप लॉस आप स्ट्रिक्ट लगाएंगे और वो 17,250 का होगा। चाहे तो 17,300 भी कर सकते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, बट ये स्टॉप लॉस लगाकर ही खरीदना है इस रेंज में, अदरवाइज नहीं लेना है। 17,350, 17,425 की रेंज है आपकी। 425 करिए, रेंज जो है खरीदने की 425 की, नहीं कि 400। 17,350, 17,425 की रेंज में लेना है। स्टॉप लॉस 250 का। टारगेट 17,450, 17,502 छोटे टारगेट है। 17,525 और 17,550 दो मीडियम टारगेट है। 17,600, 625 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। क्लियर है? बेचना है, नहीं सॉरी, ये तो बैंक निफ्टी खरीदना है। एक ही जगह अपनी खरीदने की, सिंपल। 39,425, 39,600 इस रेंज में लेना है। स्टॉप लॉस 39,350 का लगाना ही लगाना है। टारगेट 39,800, 39,900 दो छोटे टारगेट है। 39,975, 40,125 मीडियम टारगेट है। 40,350 तक का फाइनल टारगेट। क्लियर है, कोई मतलब नो कंफ्यूजन, न स्टॉप लॉस में कंफ्यूजन है, टारगेट में कंफ्यूजन है। बेचने की राय है, बेचना भी है आपको 40,350 के स्टॉप लॉस के साथ, जो बाद में 40,125 हो जाएगा, और हो सकता है और घटाकर उसको 40,000 भी कर लें, ट्रेल करते चलेंगे नीचे। फिलहाल जो टारगेट बनेंगे दीप, वो 39,825 और 39,602 छोटे टारगेट, 39,500, 39,425 दो मीडियम टारगेट। उम्मीद करता हूं कि इसके नीचे के टारगेट अचीव ना हो, जरूरत ना पड़े ना हो, लेकिन फिर भी लिख के रखें 39,300, 39,225 और 39,100 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में बिकवाली करने की राय। गॉट इट सर। चलिए, सारे लेवल्स और डिटेल्स आपके सामने। बैन लिस्ट में तो कोई बदलाव नहीं है, पहला ही दिन था सीरीज का फ्राइडे को। थोड़ा डेटा समझाएं सर। 1470 करोड़ की कैश में बिकवाली है, थोड़े रेडिंगटन के भी ब्लॉक डील्स पर आई थिंक वो इंटर से ही है, इंटर ही है, तो उसमें मेरे हिसाब से कुछ आना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों, बट कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक प्रमोटी एंटिटी यहाँ की एक बाहर की वो सब, बट अदरवाइज वैसे उसका इम्पैक्ट नहीं है। 1470 करोड़ की बिकवाली कैश में है। एफएनओ सॉरी स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में हल्की हल्की एफआईज की बिकवाली ज़्यादा नहीं है, लेकिन नेट करीबन 2,000 करोड़ का एफआईज ने बेचा। ये सामने 1,400 करोड़ की खरीदारी लोकल फंड्स की, तो वो डेटा ठीक है। लेवल्स जो दो इंपॉर्टेंट है दीप, पहला लेवल इंपॉर्टेंट है वो है 17,500। 17,500 के ऊपर आप ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ही आपको समझना है कि आप थोड़े बेहतर हो रहे हैं। यानी कि 35 पॉइंट की तेजी हो भी जाए निफ्टी में, तब तक आप तेजी मत मानिए, तेजी आपको 17,500 से ही गिननी है। पहली चीज़। 17,600 बड़ी रुकावट की जगह, 96 लाख शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पर कॉल्स में, इसलिए उसको होल्ड कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। ये आपके लिए लेवल है। तो दो ही लेवल है, 17,500, 17,600। नीचे के लिए तो रास्ता खुल ही रहा है और बड़ी पोजीशन पुट में है नहीं, ये एक अच्छी बात है। बैंक निफ्टी के लिए एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है 40,000। ठीक है, यानी कि आप 90 पॉइंट बढ़ जाएं तब तक भी आप ये नहीं गिनिएगा कि आप ऊपर हैं। 40,000 से ही आपको तेजी गिननी है बैंक निफ्टी में। 40,000 के पुट पर और कॉल्स पर, दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक ही जगह है। 40,000 के कॉल पर 39 लाख शेयर है, तो 40,000 ही एक ही मेक और ब्रेक लेवल, और इसके अलावा और कोई लेवल पे पोजीशन भी नहीं है। तो मतलब दोनों तरह के ट्रेडर्स बड़े स्ट्रॉन्ग है। 40,000 रुकेगा, ये भी मानने वाले लोग काफ़ी हैं, टूटेगा, ये भी मानने वाले काफ़ी। थोड़ा सा अपर हैंड शॉर्ट सेलर्स का ज़्यादा, 60-40 जिस तरह की पोजीशन जो बनी है, कॉल राइटर्स थोड़े एग्रेसिव ज़्यादा है, और आज एक नीचे की थोड़ी हल्की फुल्की ओपनिंग तो मिल ही रही है उनको, दिख रही है। ठीक है सर, चलिए ये है आपके लिए सारा डेटा, बट स्टॉक्स पर भी फोकस है, जैसा शो की शुरुआत में अनिल जी ने कहा था। बिगुल, स्टॉक ऑफ द डे का। जी सर। पेटीएम इसमें खरीदारी या बिकवाली की राय के बजाय थोड़ा सा आपको एक विश्लेषण देना चाहता हूँ। बिल्कुल। वैसे तो हमारी राय इस स्टॉक पे अब इन लेवल्स पे बेचने की नहीं, होल्ड करने की और धीरे धीरे खरीदारी करने की। आज खबरें जो आ रही है
एंट ग्रुप जो है जैकमा का, जो चाइनीज बड़े निवेशक हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके पास करीबन करीबन 25% से थोड़ी सी कम, पौने 25% हिस्सेदारी है जी। अब पेटीएम का बायबैक चल रहा है 546 रुपए के दाम पर करीब। उस बायबैक करने के बाद नेचुरली इक्विटी कम हो जाएगी, इक्विटी कम हो जाएगी तो इनकी स्टेक 25% के ऊपर चली जाएगी। 25% से ज़्यादा वो स्टेक रख नहीं सकते, उन्हें कम करनी पड़ेगी। कम करनी होगी तो थोड़ी स्टेक बेचनी होगी, तो थोड़ी सी स्टेक बेचेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन जो खबरें चल रही है इस वीकेंड पर कि वो स्टेक थोड़ी नहीं पूरी बेचने के मूड में और पूरी खरीदने का मन भारती एयरटेल के सुनील मित्तल साहब का है। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन हर जगह ये खबर है, हर एक जगह। कायदे से देखा जाए उन्हें थोड़ी सी स्टेक कम करनी है तो उसके लिए पूरी 25% लेने में कोई बेचने की जरूरत ही नहीं है। और मित्तल साहब को 25% ना मिले तो उन्हें खरीदने की जरूरत क्या है? आधा % खरीद के क्या करेंगे? और अगर 25% से कम खरीदते हैं तो ओपन ऑफर भी नहीं आएगा। अब सिर्फ वो बेचते हैं या उनके साथ कुछ और इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास 12-13% स्टेक और है, वो भी बेच सकते हैं, ये पता नहीं। क्या सही है क्या गलत है पता नहीं ऑनेस्टली। लेकिन अगर ये होता है तो क्या ये भी समझा जा रहा है कि विजय शेखर शर्मा साहब नहीं चाहते कि कोई और दूसरा इन्वेस्टर आए, बड़ा इन्वेस्टर, और बोर्ड पर सीट मांगे या उनके कामकाज के तरीके पे वो भी साथ जो भी माने दखल दे या फिर वो करना चाहे। सो देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स। लेकिन अगर ये डील होती है तो पेटीएम के शेयर होल्डर के लिए अच्छी होगी। राइट, क्यों? भारतीय एयरटेल जैसा एक मजबूत प्लेयर पेटीएम में सबसे बड़े इन्वेस्टर के तौर पर आ जाए। 13% के आसपास शर्मा साहब के पास है जी। और अगर उनसे ज़्यादा बड़ी स्टेक लेने वाला भारतीय आ जाए तो भारतीय की मजबूती पेटीएम के शेयर होल्डर्स के काम की होगी। और काफ़ी लंबे समय से कई लोग ये सोचते भी हैं कि जैसे रिलायंस जियो उतर गया इस बड़े कारोबार में तो अब उनकी नज़र है ना, या वो एक बड़ा कंपटीशन देंगे। सो बड़े कंपटीशन से लड़ने की ताकत भारतीय की है। पेटीएम की है, ऐसा नहीं वो सबसे बड़े प्लेयर है, सबसे पुराने प्लेयर है, एक ब्रांड है, ऐसा नहीं कि वो मतलब बहुत कमज़ोर है। लेकिन फिर भी फाइनेंशियली जो एक आपको बड़ी मसल कॉर्पोरेट हाउस से चाहिए वो भारतीय से पेटीएम को मिल सकती है। आई डोंट नो कितना सही गलत है, क्या होगा। क्या जिन लोगों के पास शेयर हैं उन्हें डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए क्योंकि 546 रुपये में बायबैक है तो आपको नीचे की रिस्क पता है। धीरे धीरे कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर हो रही है। सो हमारा व्यू काफ़ी समय से ये कि ये बेचने के लेवल नहीं है, होल्ड करने के लेवल है, खरीदने के लेवल। और अगर ये भारतीय से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट होता है तो स्टॉक 800-1000 आराम से होगा, 4 डिजिट में जाएगा। सो आई थिंक अब आगे क्या, अभी तक कहीं न भारतीय की तरफ से कंफर्मेशन है, न पेटीएम की तरफ से, न एंड की तरफ से। लेकिन पता नहीं मीडिया में पूरे वीकेंड पे टॉक ऑफ द टाउन यही है। इसलिए मेरी खरीदारी या बिकवाली की राय इस वक्त इस खबर के दम पर नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट सही खबर क्या है पता नहीं। लेकिन विश्लेषण मैंने आपको इसीलिए दिया कि ताकि आपके पास अगर शेयर है, पड़ा है, होल्ड करें, चिंता न करें। बायबैक का सपोर्ट है, खबरों का सपोर्ट है। और अगर सिर्फ एक फाइनेंशियल डील होनी है कि स्ट्रेटेजिक, और इसमें भी 2 चीज़ें, अगर समझिए भारतीय खरीदता है तो इसे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के केस में आप बहुत डिस्काउंट पे डील नहीं होते देखेंगे, हो सकता है प्रीमियम पे हो जाए। लेकिन अगर किसी को मजबूरी में अपनी ब्लॉक डील में स्टेक बेचनी है सेकेंडरी मार्केट में तो वो फाइनेंशियल डील होती है, तब वो डिस्काउंट पे होती है। एग्जैक्टली दोनों में बड़ा फर्क है। स्टेक उतनी बिक रही है लेकिन लेने वाला कौन है और पर्पस क्या है, इससे बड़ा वैल्यूएशन का कंफर्ट आता है कि अगर कंपनी चलाने के इरादे से कोई खरीद रहा है तो वो प्रीमियम देगा, और जिसने निवेश करके बेचा था मुझे तो भागना है भाई निकल के, मुझे जान छुड़ानी है, तो वो डिस्काउंट में बेचेगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं बट ध्यान रखिए जी। चलिए, तो ये है आपके लिए पेटीएम बड़ी खबर और स्टॉक भी रेडार पर रहेगा, फोकस में इस पर है। आइए और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर खबर है, ट्रिगर्स हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं, आइए जानते हैं। वरुण, नुपुर और अरमान, साथी आशीष है हमारे साथ तैयार। वरुण, मॉर्निंग, बताएं क्या कह रहे हैं ट्रिगर्स और खबरें आज की। मॉर्निंग दीप। तो ट्रिगर्स में कुछ नंबर्स अभी भी आने वाले हैं जिसमें रेन इंडस्ट्रीज, एफएनओ में यहाँ पे आपको नजर रखना है। इसके अलावा कैश में फोसिको इंडिया, वेसुवियस इंडिया के नंबर्स आने वाले हैं। मेरिको बोर्ड की बैठक है जहाँ पे डिविडेंड पे ये कंपनी विचार करने वाली है। इसके अलावा स्पाइस जेट, यहाँ पे नजर रखिएगा। फ्राइडे को नतीजे आए थे लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पे आज बोर्ड बैठक होने वाली है। इसके अलावा जो बकाया था इनका उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने पे यहाँ पे विचार करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, नजर रखिएगा इस पे। केपरी ग्लोबल राइट इशू शुरू होने वाला है आज से, 10 मार्च को ये बंद हो जाएगा। 475 का भाव है। पटेल इंजीनियरिंग राइट इशू जो है वो बंद होने वाला है, 14 तारीख को ये शुरू हुआ था। इसके अलावा नागालैंड और मेघालय के असेंबली इलेक्शंस की वोटिंग भी आज है, तो यहाँ पे एक नज़र रखिएगा, पॉलिटिकल इवेंट है।
कुछ कंपनीज जहाँ पे नजर रखना है, एनबीसीसी उसमें एक है। जनवरी में इस कंपनी को 194 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं, ये कंपनी ने अपडेट दिया है। इसके अलावा प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निर्माण प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को पीएमसी ऑर्डर मिला है, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ऑर्डर जो है वो मिला है करीब 350 करोड़ का। ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज नजर रखेगा इस कंपनी पे, क्योंकि कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस को डीमर्ज करेगी। ये मंजूरी कंपनी को मिल चुकी है। नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट के नाम से लिस्टिंग के रास्ते जो है वो खुल चुके हैं। लिस्टिंग होने के बाद नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट में ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज का करीब 14% के आसपास का हिस्सा जो है वो रह सकता है। तो ये खबर आई है, उसके चलते ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस जो है उस पर नजर रखेगा। ओके, तो ये है आपके लिए सारी खबरें। ईडलवाइज यहाँ पर बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। नुपुर, मॉर्निंग बताएं कौन सी खबरें हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग। ट्यूब इन्वेस्टमेंट सबसे पहले, जहाँ पे कंपनी की जो सब्सिडरी टीआई क्लीन मोबिलिटी लिमिटेड वो अब फंड जुटाने के लिए तैयार है। 1950 करोड़ की फंड जुटा सकती है, जिसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एसबीआई और कई प्राइवेट इक्विटी फंड से पूंजी जुटाई जा सकती है। तो ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। ग्रैन्यूल्स इंडिया, जहाँ पे यूएस एफडीए की तरफ से एक दवा को मंजूरी मिली है, लोसार्टन पोटेशियम टेबलेट की अर्जी यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है। इसका जो मार्केट देखेंगे वो करीबन $33.5 करोड़ के आसपास का है। तो पॉजिटिव न्यूज़ है ग्रैन्यूल्स इंडिया के लिए भी। इंडोग्लोब एविएशन पे बात करें तो जहां पे रिपोर्ट्स खबरें आ रही है निकल के, कंपनी और गो फर्स्ट के करीब 50 प्लेन नहीं भर पाएंगे उड़ान। सप्लाई चेन की दिक्कतें और प्रैट एंड विटनी के इंजन में दिक्कत के चलते ये कंसर्न्स यहां पर निकल कर आ रहे हैं। तो ये स्टॉक्स भी आज फोकस में रहने वाले हैं। वोडाफोन आइडिया, जहां पे खबर निकल कर आ रही है कि कंपनी के पेमेंट प्लान को जल्द मिल सकती है डोड से मंजूरी। सरकार ने कहा है कि जो लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस दोनों के लिए कंपनी ने उनको पेमेंट प्लान दिया था। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। फिनिक्स मिल, जहां पे कंपनी की जो सब्सिडरी है उन्होंने 5.5 एकड़ की ज़मीन खरीदी है। 1414 करोड़ की ये डील हुई थी और रेसिडेंशियल सेगमेंट में विस्तार के लिए इसे खरीदा गया है। तो एक प्रोजेक्ट यहाँ पर आ सकता है, जिसके चलते फिनिक्स मिल भी आज फोकस में रहेगा। और लास्ट में लेमन ट्री, जहाँ पे कसोली हिमाचल प्रदेश में 110 कमरे वाली प्रॉपर्टी के लिए लाइसेंस अग्रीमेंट किया जा सकता है। ओरिका ब्रांड के तहत ये अग्रीमेंट होगा। नवंबर 2024 तक ये होटल आ सकती है। तो ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है लेमन ट्री के लिए। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। अरमान, मॉर्निंग बताएं कौन सी खबरें हैं आपके पास? जी, सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्होंने मेन फार्मा से जो अमेरिका की रिटेल जेनरिक कारोबार जो है उनका उसको जो है उन्होंने खरीदा है और लगभग आप देखेंगे $9 करोड़ में आसपास में जो है ये अमेरिका की रिटेल जेनरिक कारोबार जो है उन्होंने बेचा है। और उसी के साथ साथ अगर आप बात करेंगे अडानी पर बात करेंगे, जहाँ पर लगातार जो है अपडेट आती हुई जा रही है, जिसमें कंपनी के लोन पर अब आरबीआई ने बताया कि वो क्लोज और बहुत नज़दीक से जो है नज़र रख रहे हैं और हर हफ्ते जिन्होंने अडानी को लोन दिया है उन्हें हर हफ्ते जो है इस पर अपडेट देने को कहा है कि उसका एक्सपोजर कितना है। पिरामल एंटरप्राइजेस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओमकार रियल्टी के खिलाफ जो स्लम रीडेवलपमेंट के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से पिरामल रियल्टी को जो है राहत आती हुई दिखी है। ईडी द्वारा, अगर आप पहले की बात करेंगे, जहाँ पे ईडी द्वारा पिरामल रियल्टी को 410 करोड़ के जो प्रोजेक्ट अटैच के थे उसके ऑर्डर जो ऑर्डर था उसको रद्द कर दिया गया है। पीवीआर पर यहाँ पर भी एक अगर आप देखेंगे 24 फरवरी को इन्होंने लखनऊ में एक जो मॉल है 11 स्क्रीन्स का जो मल्टीप्लेक्स है उसे जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। फंड एक्शन पे आ जाते हैं। ब्लॉक डील्स में अगर आप बात करेंगे पीसी ज्वेलर्स, जिसमें सिल्वर स्टैलोन की अगर आप बात करेंगे उन्होंने लगभग 0.65% जो हिस्सेदारी जो है वो बेची है। और अंत में व्हील्स इंडिया, जहां पर प्रमोटर्स ने लगभग 0.63% जो हिस्सेदारी है वो खरीदी है। और अगर आप देखेंगे कुल जो है खरीदी है उनका हिस्सेदारी जो देखेंगे 30.31% हो गई है बढ़कर, जो पहले 29.7% थी। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और फंड एक्शन आपके लिए। ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं, डालते हैं इस पर भी नजर। एफआईआर मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए पेटीएम के साथ शुरुआत करते हैं। आज स्टॉक चर्चा में भी मैक्वारी अपने व्यू पर बरकरार है, अभी भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 624 की क्लोजिंग है, 800 रुपये का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा टाटा मोटर्स यहाँ पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि जेपी मॉर्गन न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 428 की क्लोजिंग, 415 रुपये का लक्ष्य है। लेकिन नोमेरा लंबे समय से बुलिश है, अभी भी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 508 रुपये के लक्ष्य के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है,
521 की क्लोजिंग है, काफ़ी बुलिश है, 760 रुपये का लक्ष्य दिया है। एम्फोसिस पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर बिकवाली की राय को बरकरार रखा है। हाल ही में मैनेजमेंट मीट हुई है, इसके बाद इस रिपोर्ट को निकाला गया जहां पर 1705 रुपये का लक्ष्य दिया है। हालांकि स्टॉक चल रहा है 2200 रुपये के करीब, तो यहाँ पर नजर रखेंगे। वोल्टास गोल्डमैन सैक्स की तरफ से फिर से रिपोर्ट आई है जहां पर बिकवाली के राय को बरकरार रखा है। 895 की क्लोजिंग है, 840 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं और मान रहे हैं कि पिछले 15 दिनों में स्टॉक में 15% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर न्यूज़ फ्लो के चलते देखने को मिली है, लेकिन अभी भी इनका व्यू नहीं बदला, 840 रुपये का लक्ष्य दिया है। सीजी कंज्यूमर यहाँ पर देखिए नोमिरा की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 377 रुपये के लक्ष्य के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील पर नोमिरा रिड्यूस की रेटिंग दे रहे 570 रुपये का टारगेट दिया है। और अंत में प्रेस्टीज एस्टेट जहाँ पर आपको रखनी है खास नज़र, क्योंकि सीएलएससी की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट है जहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 400 की क्लोजिंग है, 566 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं और मान रहे कि काफ़ी अग्रेसिव एक्सपेंशन कंपनी प्लान कर रही है रेंटल्स में भी, और साथ में अगर आप देखें तो प्री सेल्स के भी जो आंकड़े आ रहे हैं काफ़ी हद तक सपोर्टिव है। और बढ़िया बात ये भी कि वैल्यूएशन के मुताबिक अगर आप देखें तो स्टॉक चल रहा है सस्ता, तो स्टॉक के ऊपर नजर रखेंगे। खरीदारी की राय दी है 566 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर रखिएगा फोकस, और इसमें बढ़िया रिपोर्ट जो है वो डेफिनेटली प्रेस्टीज की है और कुछ हद तक जेफरीज की। एसबीआई पर 760 का टारगेट मेंटेन करते हैं। इसके अलावा कोई दमदार रिपोर्ट अभी तक दिख नहीं रही है। ऐसे में आइए बढ़ते आगे करते हैं हफ्ते की शुरुआत। वक्त है पिक ऑफ द वीक का। कुणाल जी सुप्रभात, शुरुआत करें, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, सबसे पहले मेरे पास आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो अनिल जी, आज आपने थोड़ा अपना जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उससे अलग कुछ किया है, उसके लिए वो करने के पीछे कारण भी यही था, जिनके पास मैं रेगुलरली हमेशा पहली बार सबसे पहले जाता हूँ वो धन्यवाद देते नहीं है, वो उसे अपना हक मानकर चल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा आज उनको बता दिया जाए। तो अब समझ तो गए होंगे आप। जी कुणाल जी, रिकॉग्नाइज करने के लिए धन्यवाद। बताएं सर। अनिल जी, द सिग्नल्स आर लाउड एंड क्लियर। अनिल जी, वोडाफोन के नहीं है मुझे जी। तो सिग्नल मिल गया, उनको भी मिल गया होगा अनिल जी। बिल्कुल बताएं सर। जी जी। अनिल जी, खरीदारी की राय है, खरीदना है GNFC यानी कि गुजरात नर्मदा वैली। अनिल जी, स्टॉक के चार्ट पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। मुझे लगता है कि काफी करेक्शन हो चुका है। हमने पिछले सप्ताह एक जबरदस्त इसमें मोमेंटम बनता हुआ देखा नीचे के स्तरों पर, और कुछ पॉजिटिव न्यूज डेवलपमेंट्स भी हुई हैं BSF को लेकर, उसका भी कुछ पॉजिटिव रब ऑफ देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है अनिल जी, ये स्टॉक 572 580 के लेवल्स दिखाएगा, तो खरीदारी करके चले। गिरावट में खरीदें, 544 पर स्टॉप लॉस रख लें। ओके, 542 का स्टॉप लॉस, गिरावट में खरीदने की राय। बताएं हिमांशु जी, आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, निफ्टी मेटल इंडेक्स लेटेस्ट इंडेक्स है जो कि वीकनेस कंफर्म करता हुआ नजर आया है और ब्रेकडाउन पिछले वीक क्लोजिंग बेसिस पर देखने को मिला है। तो पहली तो ये बात कि मेटल इंडेक्स में वीकनेस कंटिन्यू एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है, और उसी इंडेक्स में से एक शॉर्ट कॉल रहेगी, और शॉर्ट के लिए रहेगा वेदांता का फ्यूचर्स, जो कि लगभग 296 रुपए का अनिल जी इसमें क्लोज है। तो 298-300 रुपए की रेंज में अगर ये कोई उछाल मिलता है तो वहां पर बिकवाली करके चलने की सलाह रहेगी। 306 रुपए के ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ 285 और 280 रुपए के टारगेट्स के लिए वेदांता में बिकवाली करके चलें। ये रहेगी मेरी पिक ऑफ द वीक। 285 280 बेचें, 298 300 की रेंज में थोड़ा ऊपर मिले तो। सुप्रभात बंसल जी, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, अब वो जैन साहब नाराज हो रहे होंगे कि वो बीच में रह गए। मैं तो अनिल जी प्रिपेयर्ड था, शायद आखिरी नंबर आएगा। और अनिल जी बिल्कुल, मैं तो अनिल जी आप समझता हूँ, और इस चीज के लिए अनिल जी धन्यवाद नहीं दूंगा। और बाकी लोगों को अनिल जी बीच बीच में जाते रहे तो सबका हीमोग्लोबिन बढ़ता रहेगा और सब सचेत भी रहेंगे। अनिल जी आउट ऑफ द टर्न जाते हैं ना, तो पेपर अपना उठाना वो सब करना अनिल जी शुरू कर देते हैं। हाँ, ये बात एकदम सही की है। तो ये आपको मैं फिर से क्लियर कर दूं कि इसलिए नहीं गया था कि ताकि आप धन्यवाद नहीं देते, इसलिए गया था ताकि सब लोग अलर्ट रहे। और जैन साहब का जहाँ तक सवाल है, जैन साहब को तो पता ही है कि लास्ट में नंबर आना है उनका। कभी पहले आ जाए तो अलग बात है, मतलब वो उस दिन चौंक जाते हैं, बाकी उनका लास्ट में आता है। अभी हो सकता है जैन साहब के आपका खत्म और उससे पहले एक दो और कोई एक्सपर्ट आ जाए, तो जैन साहब थोड़ा और लंबा इंतजार करेंगे, चिंता ना करें। जी बंसल जी, बताएं सर।
अनिल जी, मेरा जो पिक ऑफ द वीक है कैश सेगमेंट से क्रेडिट एसएस ग्रामीण है। काफी बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है, काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। अब लगता है कि एक बड़ा उछाल दिखा सकता है। 960 960 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 1065 1065 पहला टारगेट, 1096 दूसरा टारगेट, 1065 1096 दो लक्ष्य के लिए 960 के स्टॉप लॉस के साथ क्रेडिट एसएस ग्रामीण मेरा पिक ऑफ द वीक है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय बंसल जी की तरफ से आपके लिए इस हफ्ते के लिहाज से। सुप्रभात जैन साहब, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। बिल्कुल अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड मैं सही में काफी रिलैक्स रहता हूँ और आप वो समझ गए मेरी जो मानसिकता रहती है, भाई लास्ट में आएंगे आराम से। मैं मेरी तैयारियां कर रहा था, बट यस तो ये भी ध्यान था कि आज हो सकता है कभी भी आ सकते हैं। तैयारी ठीक कर ली। चलिए, ये खौफ और ये डर बने रहना चाहिए। जी दोनों बना रहना चाहिए। बताइए सर, बताइए जी। क्या मैंने जो फ्राइडे को इवनिंग कॉल्स दिए थे उसमें से एक मैंने सेल कॉल दिया था इंडसइंड बैंक। तो जनरली सेल कॉल अब बोलते हैं कि भाई फंडामेंटल एनालिस्ट क्यों देते हैं, बट ये इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे हम लोग देते हैं उस शो में। और उसमें सेल कॉल 2-3 बैंक्स में निकला था, बट इंडसइंड बैंक को मैंने सेल कॉल के तौर पे चुना था। फिर एक स्टॉक है फेडरल मुगल। इनफैक्ट ऑटो इंसुलेटिव्स फिर भी ठीक लगते हैं और काफी ऊपर के लेवल से जब करेक्टेड रहता है स्टॉक और टेक्निकली अच्छा रहता है, तो उसको पोजिशनल पिक के तौर पे फेडरल मुगल को चुना, जो कि जेम स्टॉक भी है पहले। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फंडामेंटल पिक के तौर पे एक बेहतरीन वन ऑफ माय टॉप फेवरेट्स इन जेम स्टॉक्स आल्सो, आरपीजी लाइफ साइंसेस। हालांकि जो मैंने लास्ट टाइम जब जेम में दिया था वहां से अभी तक टारगेट अचीव नहीं किया है, बट क्या होता है वापस से करेक्ट होकर एक ऐसे लेवल पे आ जाए जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज बेहतर रहते हैं, तो वापस से कवर करने में कोई बुराई नहीं है। और दूसरा सेगमेंट था, इसलिए मैंने आरपीजी लाइफ साइंसेस को मैंने कवर किया इसमें। और अब मैं इस वीक की अगर मेन पिक ऑफ द वीक अगर अगेन देखें तो अगेन मैं एक फार्मा स्टॉक लाया हुआ है एरिस लाइफ साइंसेस। और बाकी मैं कुणाल जी के साथ जाऊंगा। जीएनएफसी उन्होंने चुना। देखिए एक फैंटास्टिक स्टॉक और अच्छे लेवल्स पे है, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे है, एफएनओ में है बोल के देखिए थोड़ा अलग टाइप के वैल्यूएशंस चलते हैं, पोजीशंस का गेम चलता है उसमें। बट पीएससी इंडेक्स को मैं देख रहा था अनिल जी फ्राइडे के दिन बहुत बढ़िया लेवल्स पे, और पीएसयू स्टॉक्स अच्छा करेंगे। और फ्राइडे का आफ्टरनून शो में भी मैंने ये बात की थी। तो पावर ग्रिड, एनटीपीसी, कोल इंडिया, जीएनएफसी, गुजरात गैस और गेल जिसका 99 का टारगेट दिया था बंसल जी ने लास्ट वीक, तो वैसे ये स्टॉक्स है। तो पीएसयू स्टॉक्स में लगता है कि अच्छा रुझान बना हुआ है, इन पे ध्यान देना चाहिए। और डिस्क्लेमर है कि हमने हमारे क्लाइंट्स को हो सकता है इन स्टॉक्स को रेकमेंड किया है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स आर हायर एंड हमारे कुछ क्लाइंट्स और एसोसिएट्स होल्ड कर सकते हैं। ओके, अरे जैन साहब हमारे ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है। एक आपका कॉल पे ऐसा लिख भी दिया कि इंडसइंड बैंक बेचने की राय है, कह दो कि ये झूठ है। जैन साहब आपने इंडसइंड बैंक बेचने की राय दी सही में? हाँ बिल्कुल बेचने क्या की बात राय कर रहे हैं? मैं बहुत कम बार देता हूँ मैं अनिल जी। हाँ इसीलिए पूछा मैंने, सच्ची में कसम खा के बोलिए। क्योंकि कसम खा के बोल रहा हूँ अनिल जी, क्योंकि इस 2 कॉल आए थे आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक। तो आईसीआईसीआई देने में डर लग गया। वो मेरी भी टीम बोलती है सर आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, बट टेक्निकली ये बैंक्स खराब हो रहे हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। सो मार्केट इसी दबाव के माहौल भी पूरे होशो आवाज में। यस सर, एकदम यस सर। बहुत बढ़िया। कुणाल जी आपको कुछ कहना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं जैन साहब को नहीं, अनिल जी आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। अनिल जी जब भी सलाह लेने का आपका मन हो और समय हो अनिल जी, तो सलाह ले लीजिएगा मुझसे अनिल जी, बड़े काम आएगी आपके। मुफ्त की तो ले ही सकता हूँ, पैसे की इच्छा बिल्कुल भी ना करें और दे दें तुरंत प्रभाव से। अनिल जी देखिए, अभी अनिल जी वीकेंड पर मुझे एक साहब मिले, वो सोशल मीडिया के काफी बड़े फेमस व्यक्ति हैं, और उन्होंने अनिल जी जिस अंदाज में आपका डायलॉग मुझे सुनाया अनिल जी, और वो इस तरह सुना रहे थे जैसे वो उनका अपना डायलॉग हो कि इंसान हो या निफ्टी जाना तो ऊपर ही है। तो अनिल जी मैंने उनसे पूछा कि इसका सोर्स आपको पता है, ओरिजिन पता है आपको इस डायलॉग का? हाँ। तो कह रहे जी मेरी खोज है ये। तो अनिल जी मेरा आपको सुझाव है अनिल जी, जो डायलॉग्स आप मारते रहते हैं इनका पेटेंट बनवा लीजिए, कॉपीराइट के लिए अप्लाई कीजिए। इससे पहले अनिल जी बाकी लोग सब इसको कॉपी कर लेंगे अनिल जी। क्या फर्क पड़ता है, अच्छी चीजें सब कॉपी करें तो बढ़िया है। हम भी काफी लोगों से अच्छी चीजें सीखे हैं, बढ़िया है। हाँ ये जरूर है कि जिनसे हम सीखते हैं हम उनको क्रेडिट देते हैं,
और दे तो भी ठीक, नहीं दे तो भी क्या फर्क, गीता पढ़ लेंगे बस, गीता सार पढ़ो, क्या लेके आए थे जो क्या लेके जाओगे, जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो कुछ यहीं पे रहने वाला है। तो अपनी अपनी इच्छा पे, अपनी अपनी मर्जी पे है, बट ठीक है, लोगों को पसंद आ रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है। बस इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों को पसंद आ रहा है, और लोगों को अगर ये समझाने में मदद मिलती है कि अल्टीमेटली मार्केट ऊपर जाता है, और उसके लिए डायलॉग अच्छा है, मार्केट या निफ्टी, मतलब जो भी आप यूज़ कर लें, मार्केट यूज़ कर लें, निफ्टी यूज़ कर लें, सेंसेक्स यूज़ कर लें, अंत में जाना ऊपर ही है, इंसान हो या निफ्टी, है ना। तो बस अगर उसी से लोगों को अगर एक लाइन से समझ में आ जाए कि हाँ इसका मतलब मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है, तो हमारा काम हो गया। तो कुणाल जी धन्यवाद। वैसे आपने जो कहा बात सही है कि लेकिन कहाँ कहाँ क्या क्या पेटेंट करवाएंगे, रोज सुबह शाम 5-6 घंटे शो करते हैं करेक्ट। तो बढ़िया है, चलो ये अच्छी बात है कि लोगों को चीज़ें पसंद आ रही है जी। बिल्कुल। आइए कुछ स्टॉक्स की बात की जाए। आज कई सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारी खबरें ओवर द वीकेंड आई हैं। पेटीएम की तो हमने बात कर ही ली, या इंटरग्लोब एविएशन को लेकर ये इंटरेस्टिंग खबर है। 50 प्लेन इनके और गो फर्स्ट के कंबाइंड, अभी भी वो प्रैट एंड विटनी इंजन्स का जो मामला चल रहा है कुछ सालों से, उसकी वजह से ग्राउंडेड रह सकते हैं, तो परेशानी है। और समर शेड्यूल आ रहा है, उससे पहले अगर इनके प्लेन्स पर ग्राउंडेड रहें तो फिर डेफिनेटली एक प्रॉब्लम का विषय बनता है। हिमांशु जी जरा देखें सर, इंटरग्लोब एविएशन का चार्ट 1850 की क्लोजिंग थी फ्राइडे को। देखिए ऑल इन ऑल शॉर्ट टर्म चार्ट सेटअप तो वीक ही है। एक बड़ा गैप डाउन पिछले हफ्ते इसमें हमने देखा था, शायद ब्लॉक डील के बाद चलते, और उसके बाद स्टॉक ने कोई मीनिंगफुल अटेम्प्ट रिबाउंड का यहाँ पर नहीं दिखाया। मेरा ऐसा मानना है कि अपसाइड में 1880-1900 के लेवल्स अच्छी सप्लाई जोन है, जो कि रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आ सकते हैं, और लोअर एंड पर इन लाइंस विद मार्केट हो सकता है स्टॉक 1650 से 1700 तक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करेक्शन को एक्सटेंड करता हुआ नजर आ सकता है। तो इंटरग्लोब एविएशन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, काउंटर पर रखिए नजर। स्पाइसजेट भी फोकस में रहेगा क्योंकि आज फंड रेजिंग को लेकर बोर्ड बैठक भी है, तो दोनों एविएशन काउंटर्स होंगे आपके रेडार पर।